जय हिंद बच्चों। तो आज हम जो है देखने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास के चैप्टर नंबर 3। इतिहास का जो है चैप्टर नंबर 3 जो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसको एकदम बारीकी से हम लोग जो है पढ़ के समझने वाले हैं। और जो है आपको ऐसे ही रेगुलर आपको जो है इतिहास का वीडियो जो है इस चैनल पर मिलेगा। एकदम बेसिक से जो है आपको एकदम कहानी बताएंगे, कहानी टाइप में आपको पढ़ाएंगे हम। और यहाँ पे जो इतिहास है ये चीन में जो है हिंद चीन में जो राष्ट्रवाद जो आंदोलन हुआ, राष्ट्रवादी आंदोलन, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है ना। तो हिंद चीन में जो है राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब हम लोग जो है हमारा जो भारत है वो एशिया महादेश में आता है। और एशिया महादेश के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग में जो है हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालिक समय में लगभग 3 लाख 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम आता है, लाओस आता है और कंबोडिया के कुछ जो है क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है तथा जो दक्षिणी सीमा है वो चीन सागर से जो है लगती है। और पश्चिम में जो है म्यांमार के क्षेत्र में जो है इसका क्षेत्र पड़ता है। ध्यान देना, चीन एक देश है, ठीक है ना। चीन एक देश है, लेकिन अगर बात करें हिंद चीन का, तो हिंद चीन जो है ना, देखो समझो, हिंद मतलब जो हमारा भारत है, जैसे कहते हैं जय हिंद, ये हमारा भारत का जो है वर्ड है। लेकिन यहाँ पे चीन का जो है चीनी वर्ड है, तो यहाँ पे चीन देश का है। तो यहाँ पे ये 2 वर्ड से मिलके जो है यहाँ पे जो हिंद चीन बना है। क्यों बना है? क्योंकि ये क्षेत्र, कुछ क्षेत्र जो है इसका जो है चीन में जाता है, कुछ क्षेत्र भारत में आता है। तो इस प्रकार जो है दोनों भारत और चीन में दोनों संघर्ष बहुत दिन से चलता आ रहा है। तो यहाँ पे जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, यहाँ पे हिंद चीन का जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में जो है लगभग इसका जो क्षेत्रफल है हिंद चीन का, वो लगभग कह सकते हैं 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिंद चीन का लगभग क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर बात करें वास्तव में कितना है, 2,80,000 जो है उसका वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इस क्षेत्र में जो है ये हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन में जो है जैसे देश वियतनाम हो गया, लाओस हो गया और कंबोडिया हो गया। ये जो 3 प्रमुख देश है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब जो देश आते हैं ये हिंद चीन में ही आते हैं। और जो है इसकी जो है उत्तरी सीमा में जो है उत्तरी सीमा जो लगाते हैं, उत्तरी बॉर्डर जो लगाते हैं वो म्यांमार से जो है हिंद चीन लगाते हैं, और चीन से भी जो है उत्तरी सीमा लगाते हैं। और दक्षिणी सीमा जो है चीन सागर से लगाती है, और पश्चिमी सीमा जो है म्यांमार से लगाती है ये हिंद चीन। तो हिंद चीन का यहाँ पे अगर बात करें तो हिंद चीन का लगभग उसका क्षेत्रफल जो है कहा जाता है कि 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। और उसका उत्तर से जो बॉर्डर लगाते हैं, वो लगाते हैं म्यांमार और चीन से लगाते हैं। और दक्षिणी सीमा से जो है बॉर्डर जो लगाते हैं चीन सागर से लगाते हैं, और पश्चिमी सीमा तो म्यांमार से लगाते हैं। इस प्रकार जो हिंद चीन का थोड़ा यहाँ पर परिचय दिया है। उसके बाद देखने वाले हैं, इसको विस्तार से पढ़ने वाले हम लोग। तो आइए देखते हैं आगे। प्राचीन काल से ही वियतनाम के टोकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था। मतलब हिंद चीन जो है ना, हिंद चीन में प्राचीन काल से ही जो है एक शहर है टोकिन और एक शहर है अन्नाम। इस पे अधिकार जो है प्राचीन काल से ही किसका है? चीन का है। और दोनों प्रांत कई शताब्दियों तक चीन के करद राज थे। वस्तुतः जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था तब इन प्रांतों को अपने कब्जे में ले लेता था।
मतलब ये जो प्रांत थे तोकिन अन्नम जो हिंद चीन वाला क्षेत्र थे ना, जब यहाँ पे चीन के जो शासक जब मौजूद शासक होते थे तो ये जो क्षेत्र थे ये क्षेत्र पर कब्जा कर लेते थे एवं चीन की केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ते ही जब शक्तिशाली होता था तो यहाँ पे जो क्षेत्र था तोकिन, जो यहाँ पे क्षेत्र था अन्नाम, इस पर कब्जा कर लेता था। लेकिन चीन का शासक जब कमजोर पड़ते थे तो वह क्षेत्र क्या हो जाते थे, स्वतंत्र हो जाते थे। तो यद्यपि चीनी प्रभुत्व के बावजूद भी इस क्षेत्र के लोग ने अपनी अलग संस्कृतियां पहचान के साथ साथ भाषा लिपि का भी विकास किया था। बौद्ध धर्म के साथ साथ ही कन्फ्यूशियस की दर्जा भी पूरा प्रभाव उन क्षेत्रों पर था। तो यहाँ पे अगर देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो हिंद चीन का दो क्षेत्र थे, एक क्षेत्र का नाम था तोकिन और अन्नाम। तोकिन और अन्नाम पर जो है चीन का ही अधिकार होता था। लेकिन जब चीन का शासक यहाँ पे शक्तिशाली होते थे तब वहाँ पे चीन का अधिकार हो जाता था। लेकिन चीन के शासक जब कमज़ोर पड़ जाते थे तो वो क्षेत्र क्या हो जाते थे, स्वतंत्र हो जाते थे। और यहाँ की भाषा, यहाँ की लिपि वो चीन से भिन्न होती थी, चीन से अलग होती थी। और यहाँ का जो धर्म होते थे बौद्ध धर्म हो गया, इसके अलावा शासित कन्फ्यूशियस धर्म को भी यहाँ पे बढ़ावा देने का काम करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चीन के प्रभाव में जो है कभी कभी हिंद चीन आता था, कभी कभी स्वतंत्र हो जाता था। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया हुआ शताब्दी, 3वीं शताब्दी में सी हुआंग टी का प्रभुत्व, उसके बाद हान वंशीय राजा बीती ने पुनः इन क्षेत्रों पर कब्जा किया। फिर 15वीं शताब्दी में मिंग वंशीय सम्राट के युंग ली के अधिकार किया। 19वीं शताब्दी में यहाँ पर कुछ नया मंचू चंचू है, वो फालतू का नाम है चीन का। यहाँ पे देख सकते हैं अंकोर वाट का मंदिर, यह जो दिखाई दे रहा है ये अंकोर वाट का मंदिर है जो कि कंबोडिया में पड़ता है। कंबोडिया कहाँ पे है, हिंद चीन में है। ये अंकोर वाट मंदिर दिख रहा है ना, ये कंबोडिया में पड़ता है, जो कंबोडिया कहाँ पे है, हिंद चीन में है। तो यहाँ पे ये बात को एकदम बारीकी से समझना तुम लोग। हाँ, दूसरी तरफ लाओस कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। मतलब हिंद चीन में जो क्षेत्र थे ना तोकिन अन्नाम, उस पर प्रभाव तो किसका था, चीन का था। लेकिन अगर बात करें लाओस और कंबोडिया, तो लाओस और कंबोडिया पर जो है भारतीय संस्कृति का जो है वहाँ प्रभाव था। क्योंकि अगर कंबोडिया की बात करें, कंबोडिया में भारतीय मतलब भगवान रहते थे, वहाँ पर मंदिर सब बनाया जाता था। इससे पता चलता है कि लाओस कंबोडिया में जो है भारतीय संस्कृति का प्रभाव वहाँ पर ज़्यादा था। चौथी शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी, जहां का शासक भारतवंशीय था। कंबुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना। 12वीं शताब्दी में राज सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान देना आप। तो अगर बात करें हमारा जो भारत की संस्कृति है वो हिंद चीन में भी देखने को मिलता है, जो कि लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया। यहाँ पे भारतीय संस्कृति का जो है प्रभाव ज़्यादा मात्रा में है। और यहाँ पे जो कंबुज है, यहाँ का क्षेत्र कंबुज, वहाँ का जो राजा थे ना वो भारत वंशीय ही राजा वहाँ का राजा थे। और वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया था अंकोर वाट का मंदिर, जो भारतीय ही थे, जो कि सूर्यवर्मा द्वितीय जो है अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ बनाया था, कंबोडिया बनाया था। इस प्रकार बता सकते हैं हम कि यहाँ पे हिंद चीन में जो है दो देशों का प्रभाव था, चीन का और भारत का। चीन का कहाँ था, चीन का जो है जैसे अन्नाम हो गया और उसके बाद जो है तोकिन हो गया, यहाँ पे चीन का कब्जा था। और लेकिन बात करें अगर लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, यहाँ पे जो है भारत की यहाँ पे जो है प्रभाव था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ पे उसका क्षेत्र को माना जाता है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हाँ, परंतु 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया था और मध्यकाल में
आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो मतलब यहाँ पे 16वीं शताब्दी की बात करें तो जो कम्बुज में भारतीय संस्कृति का बोलबाला था उसका पतन हो गया। पतन होने के बाद मध्यकाल में जो है आंतरिक संघर्ष, मतलब वहाँ पे देश के अंदर जो है संघर्ष, लड़ाई शुरू हो गया था। इस प्रकार इस क्षेत्र के कुछ देशों पर जो है चीन का, कुछ पर हिंदुस्तान का जो है ना संस्कृति का जो है प्रभाव के कारण हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। तो अगर हिंद चीन नाम पड़ा है तो क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना कुछ क्षेत्रों पर भारतीय संस्कृति का बोलबाला था, तो कुछ क्षेत्रों पर जो है यहाँ पे चीन का बोलबाला था। इसीलिए उस क्षेत्र का जो नाम दिया गया है हिंद चीन दिया गया है। हिंद मतलब भारत, चीन मतलब चीन। हिंद चीन कहा जाता है क्योंकि भारत और चीन का वहाँ पर कब्जा है। वहाँ पे कब्जा, जैसे बता दे, व्यापारिक कंपनी का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। तो हिंद चीन में जो व्यापारिक कंपनी आए थे और जब उसका आगमन हुआ और फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व कैसे जमा रहे थे उसके बारे में नीचे हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कुछ मिटा हुआ है, देखो तो क्या लिखा हुआ है, 1498। हाँ, क्या है? तुम लोग में वास्को ही गाना ले। तो यहाँ पे व्यापारिक कंपनियां जो है यहाँ पे इसका जो आगमन हुआ था, देखो अगर एशिया बात करें, एशिया महादेश में, तो 1498 में जो है ना वास्को डी गामा, 1498 वास्को डी गामा जो भारत का खोज किया था, तो भारत के रास्ते का जो खोज किया था ना, भारत के रास्ते खोज मतलब समुद्री मार्ग का खोज किया था, जो समुद्री मार्ग का खोज किया था भारत आने के लिए वास्को डी गामा, उसी और जो है वो पूर्वी एशिया का भी जो है, पूर्वी एशिया में जितना भी देश था, पूर्वी एशिया में जितना भी देश था वो सभी देश से जो है वास्को डी गामा जुड़ा हुआ था। और 1510 ईस्वी में मलक्का को जो है ना व्यापारिक केंद्र जो है बनाकर हिंद चीन देशों के साथ साथ जो है ना व्यापार करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो वास्को डी गामा जो पुर्तगाली थे, ये जो भारत के समुद्री मार्ग का जो खोज किए थे भारत आने के लिए, तो ये एशिया महादेश के साथ साथ जो है पूर्वी एशिया से भी जुड़ल था, मतलब कि वहाँ से भी व्यापार करता था। और 1510 ईस्वी की बात करें तो 1510 ईस्वी में मलक्का को जो है ना, मलक्का एक जगह है, मलक्का को व्यापारिक केंद्र के रूप में जो है ना स्थापित किया कौन? वास्को डी गामा। और हिंद चीन से भी जो है, हिंद चीन के जितना भी देश थे उससे भी जो है व्यापार यहाँ पे करना ये शुरू कर दिया। उसके बाद जो है स्पेन हो गया, डच हो गया, इंग्लैंड हो गया और फ्रांसीसियों का आगमन जो है इस प्रकार जो है एशिया महादेश में होना शुरू किया। सबसे पहले भारत में जो है भारत के रास्ता को खोज जो किया था ना, वो क्या था? पुर्तगाली किया था। उसके बाद तरह तरह के देश के वहाँ पे व्यापारी आने लगे, जैसे स्पेन के व्यापारी आने लगे, डच आने लगे, इंग्लैंड के व्यापारी आने लगे, फ्रांसीसी आने लगे। ऐसे व्यापारी जो है व्यापार करने के लिए एशिया महादेश में आने लगे, उसका आगमन हुआ। इन कंपनियों में फ्रांसीसियों को छोड़कर, इन कंपनियों जो बताई ना, ये जो कंपनी है जैसे पुर्तगाली हुआ, स्पेन हुआ, डच हुआ, इंग्लैंड हुआ, फ्रांसीसी होगा, इसमें फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने इन भूभागों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जो है कायम करने का प्रयास नहीं किया। मतलब यहाँ सभी देश जो आए थे, जो पुर्तगाली आए थे, जो स्पेन आए थे, जो डच आए थे, जो इंग्लैंड आए थे, जो फ्रांसीसी आए थे, इसमें ये सब जो है यहाँ पे भारत को कब्जा करने के लिए, भारत पर प्रभुत्व करने के लिए नहीं आए थे, ये सब व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन एक देश फ्रांसीसी थे, जो फ्रांसीसी का यहाँ पे जो व्यापारी थे, ये जो है भारत पे प्रभुत्व जमाना चाहते थे, भारत के भूभाग पर जो है प्रभुत्व जमाना चाहते थे, राजनीतिक प्रभुत्व जमाना चाहते थे। लेकिन फ्रांस शुरू से ही इसी दिशा में प्रयास्त रहा। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए। तो यहाँ पे जो अगर हिंद चीन की बात करें तो यहाँ पे जो है कब्जा करना चाहता था हिंद चीन में फ्रांसीसी, यहाँ पे हिंद चीन में जो है कब्जा करने का काम करते थे फ्रांसीसी। लेकिन यहाँ पे जितना भी देश थे सब आए थे व्यापारी करने के लिए, ये चाहते थे कि एकदम राजनीतिक प्रभुत्व जो है जमा लेंगे फ्रांसीसी में, मतलब यहाँ पे हिंद चीन में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
तो पादरी सब जो एकदम जो फ्रांस का पादरी सब होता है एकदम आके बस गया था, बोला कि एकदम आप रहेंगे कहाँ पे, हिंदी चीन में रहेंगे। एकदम व्यापारिक वहाँ पे जो अपना कोठी सब था खोल लिया था। तो कंपनियों का आगमन कैसे हुआ था? इस प्रकार पहले पुर्तगाली आया था, डच आया था, इंग्लैंड आया था, फ्रांस आया था, इस प्रकार आया था। इंग्लैंड तो पहले सूर्य था। सन 1747 ईस्वी के बाद ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। तो 1747 ईस्वी के बाद ही जो है, जो फ्रांस है ना, फ्रांस वो जो हिंद चीन का एक क्षेत्र है अन्नाम, उसमें रुचि लेने लगा कि यहीं पर आप रहेंगे एकदम जो है। लेकिन 1787 ईस्वी में कोचिन चीन के शासक के साथ उसे संधि का मौका मिला। कोचीन में जो है चीन के साथ शासक के साथ जो है ना उसको संधि करने का मौका मिला। लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपने ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे। और 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचीन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन जो है हो रहे थे। मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे तोकिन में, मतलब यहाँ पे अन्नाम और कोचीन जो जगह था वहाँ पे पहुँच गए थे यहाँ पे फ्रांसीसी। जब पहुँचे ना तो वहाँ पे चीन के साथ वहाँ पे संधि करने के लिए जो है एकदम जो है मौका मिल गया उसको संधि करने का। लेकिन वहाँ के लोगों को जो पता चला तो उसके विरुद्ध जो है उग्र प्रदर्शन, वहाँ पे उग्र आंदोलन करने लगे वहाँ का लोग। फिर भी 1862 ईस्वी में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया था। उसके अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया और 1783 में तोकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के अधीन हो गया था, आ गया था। ध्यान दो, मतलब फ्रांस जो है एकदम कहता था हिंद चीन पर जो है प्रभुत्व जमा लेंगे। उसके लिए जो हिंद को मतलब चीन से संधि किया। चीन से संधि करने के बाद जो है जो भी क्षेत्र था हिंद चीन का, जैसे अन्नाम हो गया, कोचीन हो गया, और यहाँ पे जो 1862 में अन्नाम पर सैन्य बल की मदद से वहाँ पे संधि करने के लिए बाध्य कर दिया अन्नाम को। उसके बाद अगले वर्ष जो कंबोडिया है, कंबोडिया को भी अपना अधिकार में जो है कर लिया था। और 1783 में जो है तोकिन पर भी जो अधिकार जो है फ्रांसीसी कर लिया था। इस प्रकार जो है पूरा हिंद चीन पर जो है किसका कब्जा हो गया था? फ्रांसीसियों का। इस प्रकार पूरा हिंद चीन पर जो है फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया था। और फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य, फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? मतलब फ्रांस जो थे अपना जो उपनिवेश यहाँ पे स्थापना करना चाहते थे हिंद चीन में, उसका उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य जो है डच एवं ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। मतलब जो फ्रांस थे ये जो है ना, इंग्लैंड जो बड़ा बड़ा व्यापारी होते थे, इंग्लैंड का, डच सब होते थे, ब्रिटिश, ये सब बड़ा बड़ा व्यापारी था। और ये फ्रांसीसी को जो चलने नहीं देता था, इसका सामान तो बिकता नहीं था। इसीलिए ये क्या किए, जो क्षेत्र था ये हिंद चीन का, वो अपने कब्जे में किए और बोला कि ये जो स्पर्धा, ये जो डच और ब्रिटिश है, इसके कंपनी को रोकना है, इसकी प्रतिस्पर्धा जो है इसका सामना करना है, इसके टक्कर में मतलब कि टक्कर देना है। टक्कर देने के लिए जो हिंद चीन पर अपना कब्जा कर लिया था। भारत में फ्रांसीसी जो है कमजोर पड़ गए थे, क्योंकि भारत में जब ब्रिटिश आए, अंग्रेज आए, तो काफ़ी उसका उन्नति होने लगा था उसका कंपनी का, डच का। तो लेकिन यहाँ पे जब देखे कि हमारा कंपनी का कमज़ोर हो रहा है, तब जाके हिंद चीन में अपना कब्जा करके जो है इसका जब कमज़ोर पड़ने लगे ना भारत में, तो हिंद चीन जाके वहाँ पर बस गया और अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए फिर से प्रयास किया जो यहाँ पर फ्रांसीसी थे। चीन में उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंदता मुख्य रूप से इंग्लैंड से था। मतलब मुख्य रूप से जो था ना, फ्रांस का जो व्यापारिक प्रतिद्वंदता था वो इंग्लैंड से था। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर वो दोनों तरफ जो है भारत एवं चीन को कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। तो मतलब यहाँ पे जो है भारत और चीन जो बड़ा व्यापारिक केंद्र था, इसको संभालने के लिए जो है वो जो दोनों क्षेत्र था हिंद चीन वाला, वहाँ पे कब्जा किया और बोला ये जो इंग्लैंड है जो हमारा प्रतिद्वंदी है व्यापारिक रूप में,
इसका सामना करने के लिए जो हिंद चीन पे कब्जा करके जो है वहाँ पे जो है भारत और चीन पर नज़र रखने लगा। तो यहाँ पे कोचिन, कंबोडिया, अन्नाम, लाओस 1862 में कोचिन जो है, कोचिन वाला चीन जो है ये वाला ले लिया, 1863 में कंबोडिया, 1884 में अन्नाम, 1904 में लाओस। इस प्रकार जो इस पर अधिकार कर लिया था। तो अगला भारत एवं चीन के कठिन मतलब ये जो है इसका उद्देश्य इसी कारण उद्देश्य था इसको कब्जा करने का, क्योंकि ये चाहते थे कि भारत वाला क्षेत्र और चीन वाला जो क्षेत्र है उसको हम संभालेंगे कैसे, संभालने के लिए जो है ये हिंद चीन पर कब्जा कर लिया था। दूसरे औद्योगिकरण के लिए कच्चा माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध हो, तथा तीसरे पिछड़े समाजों को सब बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। तो फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण जो है व्यापारियों, नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू किया। मतलब यहाँ पे जब फ्रांसीसी वहाँ पे हिंद चीन में जो है एकदम शासन करने लगे थे, तो सबसे पहले शोषण जो है यहाँ पे जो है व्यापारिक नगरों का जो है शोषण करने लगा और बंदरगाहों का शोषण करने लगा, और उसके बाद जो है भीतरी जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ पे लोगों का शोषण, किसानों का शोषण करने लगा। तोकिन के जीवन के आधार लाल घाटी थी। मतलब जो तोकिन वाला क्षेत्र था उसका जीवन का जो आधार था ना वो लाल घाटी थी, जबकि कंबोडिया का जो है मेकांग नदी मैदानी क्षेत्र एवं मतलब यहाँ पे मेकांग नदी हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया। तो यहाँ से जो है काफ़ी उसको जो है इसीलिए कहा जाता है कि तोकिन का जीवन माना जाता है, लाल घाटी को माना जाता था, जबकि यहाँ पे कंबोडिया का जो है जीवन माना जाता था मेकांग नदी और मैदानी क्षेत्र एवं कोचिन का जो जीवन क्षेत्र जो मेकांग का डेल्टा क्षेत्र को माना जाता था। मेकांग का डेल्टा क्षेत्र को चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन में कोयला हो गया, टीन हो गया, जास्ता हो गया, टंगस्टन हो गया, क्रोमियम हो गया आदि जो है मिलने का काम करते थे। मतलब यहाँ पे चीन से सटे जितना भी हिंद चीन का राज्य थे वहाँ पे खनिज संसाधन में कोयला हो गया, टीन, जास्ता, टंगस्टन, ये सब जो है, क्रोमियम हो गया, ये सब जो है मिलते थे उसको। और पहाड़ी इलाकों में जो है रबर की खेती होती थी पहाड़ी इलाकों में, और मैदानी क्षेत्रों में जो है धान की सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने धान की भी खेती होती थी। यहाँ पे कुछ छूट गया है धान। तो इस प्रकार हम देखे हैं कि जब हिंद चीन पर कब्जा किया यहाँ पे फ्रांसीसी, तो सबसे पहले वो जो है व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक नगर था, उसका शोषण करना शुरू किया, और उसके बाद जो है बंदरगाह का शोषण करना शुरू किया, और उसके बाद जो है जो भीतरी ग्रामीण इलाके थे वहाँ पे जो किसान थे, मजदूर थे, उसका शोषण भी करना शुरू कर दिया। और तोकिन का जो जीवन माना जाता है, तोकिन जो क्षेत्र है उसका जीवन माना जाता है लाल घाटी वाला क्षेत्र, वो लाल घाटी पर एकदम जो है शासन करने लगा ये। और कंबोडिया का मेकांग नदी और मैदानी क्षेत्र सब जो ये सब जो क्षेत्र था, यहाँ से काफ़ी मात्रा में जो है इसको बहुत सारे चीज़ मिलते थे। जैसे मान चलो चीन से सटे जितना भी राज्य थे वहाँ से इसको खनिज संसाधन में जो है कोयला, टीन, जास्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिल जाते थे। और पहाड़ी इलाके से जो है यहाँ पे ये रबर की खेती करके यहाँ पे जो है काफ़ी इसको मुनाफा होता था, और जो है मैदानी क्षेत्र में धान की उपज जो है करके जो है काफ़ी मुनाफा कमाते थे फ्रांसीसी। और उसके बाद सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने जो है शोषण के साथ साथ जो है कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहर का जो है नहर एवं जल निकासी का समुचित जो है प्रबंध किया। दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा
बढ़ाया जाने लगा। तो मतलब यहाँ पे जो फ्रांसीसी थे एक अच्छा काम भी किए थे, वहाँ पे कृषि के मतलब कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी हो उसके लिए जो है नहर बनाया गया और जल की निकासी समुचित प्रबंध किया गया उसका। और दलदली जो भूमि था, जंगली भूमि था, जो कृषि वाला जितना भी क्षेत्र था उसको बढ़ावा मतलब कि एकदम जो है बढ़ाया जाने लगा। इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। मतलब यहाँ पे जब यहाँ फ्रांसीसी या नहरों पर विकास किया, कृषि क्षेत्र का विकास किया, कृषि क्षेत्र के विकास होने के बाद धान की उत्पादकता में इतना बढ़ोतरी हुआ कि यहाँ पे जो वियतनाम थे ना, पूरा विश्व में जो है चावल के उत्पादन में तीसरे नंबर पर आ गए थे। तीसरे नंबर पर जो है चावल के उत्पादन में आ गए थे। रबर बागानों, फार्मों, खानों में मजदूरों, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। मतलब यहाँ पे खानों में जो है, फर्मों में, रबर के बागानों में जो है एक तरफा जो है व्यवस्था पर जो है इसको काम लिया जाता था। जमींदारी अपनी विकृति रूप में आ चुकी थी। हालांकि इसी दौरान पूरे उत्तर से दक्षिण हिंद तक संरचनात्मक विकास तीव्र गति पर रहा। एक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल सा बिछ गया था। मतलब यहाँ पे जो है नहरों का विकास किया, उसके साथ साथ जो है यहाँ पे रेल नेटवर्क का भी विकास किया। रेल सब का जो है एकदम पटरी सब जो है जाल सब बिछा दिया गया। परंतु किसानों एवं मजदूरों का जीवन स्तर गिरता ही जा रहा था, क्योंकि सारी व्यवस्था ही शोषण मूलक थी। मतलब यहाँ पे किसानों का, मजदूरों का शोषण कर के यहाँ पे नहर बनाया जाता था, रेलों की पटरियाँ बना जाती थी, रेलें चलाई जाती थी। यहाँ पे तो सब कुछ तो विकास हुआ ही है, लेकिन यहाँ पे जो है दिनों दिन जो है मजदूरों किसानों की स्थिति गड़बड़ होती जा रही थी, गिरते ही जा रही थी। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न था, जहाँ तक अगर बात करें शिक्षा का, तो शिक्षा के प्रश्न अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगे। मतलब यहाँ पे परंपरागत जो स्थानीय भाषा था, चीनी भाषा था, वहाँ पे चीनी भाषा में जो है वहाँ पर शिक्षा दिया जाता था, लेकिन अब जो है फ्रांसीसी भाषा में जो है शिक्षा दी जाने लगी। परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभाव का डर था, अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जाने लगा। इसके लिए स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में प्रायः अधिकतर स्थानीय बच्चों को जो है फेल कर दिया जाता था। मतलब समझिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे फ्रांसीसी इतना मतलब कि दिमाग का तेज था। समझा, ठीक है, इसका स्थानीय भाषा में जो चीनी भाषा है इसमें जो पढ़ रहे हैं, इसका आप फ्रांसीसी भाषा में पढ़ाएंगे, इसको फ्रांसीसी भाषा में इसको पढ़ाने लगा। लेकिन जो वहाँ का अधिकतर लोग थे, जो थोड़ा इंटेलिजेंट होते थे, उसको जो है अधिकतर लोगों को उसमें नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन कुछ अगर लोगों को पढ़ाया जाता था, पढ़ाने के बाद उसको जो अंतिम जो उसका बोर्ड एग्जाम होता था उसमें सभी को फेल कर दिया जाता था, ताकि ये आगे नहीं बढ़े, आगे बढ़ेगा तो हमारे लिए सिर का दर्द बन जाएगा। तो इसीलिए जो है वो बच्चों को जो है अधिकतर स्थानीय जो बच्चे होते थे वो अंतिम साल की परीक्षा में उसे फेल कर दिया जाता था। तो स्थानीय जनता कॉलोनियों की सामाजिक स्थिति में आसमान जमीन का अंतर था। और 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगी थी। हर ही विश्वविद्यालय का बंद किया जाने लगा। फ्रांसीसी शोषण के प्रकाष्ठा थी। मतलब यहाँ पे जब कुछ ऐसा लड़का कैसे करके वहाँ पे जब पढ़ के तैयारी करके आए ना, तो वहाँ पे नए नए पार्टी बनाने लगे छात्र छात्राएं। राजनीतिक पार्टी जब बनाने लगे, जब हनोई विश्वविद्यालय सब जो था इस सबको बंद करने लगे, जो यहाँ पे फ्रांसीसी शोषण कर रहे थे उसके विरुद्ध जो है आवाज उठाने लगे थे यहाँ के जनता, यहाँ के छात्र, यहाँ के छात्राएं। तो हिंद चिन्ह में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? कॉलोन कहा जाता है। जो यहाँ पे ध्यान दो, तो हिंद चिन्ह में जो फ्रांसीसी बसते थे, तो हिंद चिन्ह में जो फ्रांसीसी बसते थे उसे क्या कहा जाता था? कॉलोन कहा जाता था।
करने लगे थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ, हिंद चीन में राष्ट्रवाद भड़का कैसे, उस सब के बारे में अगला वीडियो में देखेंगे। तो आज हम देखे हैं, ध्यान दो, आज हम सिर्फ जो है इस चैप्टर का जो सारांश देखे हैं कि ये चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में तो अभी बताए हैं, कैसे अब होगा, राष्ट्रवाद को बढ़ावा कैसे मिला है, अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखे हैं कि हिंद चीन नाम क्यों पड़ा है वहाँ का, क्योंकि हम देखें कि ये जो क्षेत्र था, जो कंबोडिया थे, जो लाओस थे, जो ये वाला क्षेत्र, जितना भी क्षेत्र था वहाँ पे हिंद मतलब कि यहाँ पे भारत के कब्जा थे और यहाँ पे चीन के कब्जा थे। जो तोकिन थे जो और अन्नाम थे, वो क्षेत्र पर जो है चीन का कब्जा था, और कंबोडिया और लाओस पर जो है भारत के कब्जा था। तो भारतीय और चीन के संस्कृति मिलकर वहाँ पर दोनों वहाँ पे जो है वहाँ पे क्षेत्र पर रह रहे थे, इसीलिए उसका नाम पड़ गया हिंद चीन। लेकिन वहाँ पे राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे होगा, वो सब वीडियो अगला वीडियो में हम लोग